Hello friends, this is Pawan and you are watching Learn with Pawan Sir ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लिटरेरी टर्म की नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास में फिर से लिटरेरी टर्म के शानदार से क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लिटरेरी टर्म पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए लिटरेरी टर्म की क्लासेस कई सारी होने वाली हैं, कम से कम 10 क्लास होंगी और आज ये शायद 5th क्लास है लिटरेरी टर्म की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने अदर राइटर्स पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस नहीं देखी हैं वो बाकी वीडियोज़ को, बाकी प्लेलिस्ट को पहले वॉच कर लें, ठीक है, जिसमें हमने शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और गॉल्सवर्दी के सारे क्वेश्चंस करा दिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अ लॉन्ग लिरिक पोएम, अ लॉन्ग लिरिक पोएम सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, एलिवेटेड इन स्टाइल, एलाबोरेट इन इट्स स्टेंजाइक स्ट्रक्चर। कोई भी ऐसी लॉन्ग लिरिक पोएम होती है जो सीरियस हो, जिसका सब्जेक्ट मैटर और स्टाइल भी बहुत अच्छी हो, एलिवेटेड हो, एलाबोरेट हो, स्टेंजाइक फॉर्म में लिखी हो, तो इसे क्या कहते हैं? एलिजी, लिरिक या ड्रामेटिक मोनोलॉग या ओड? तो इसका सही आंसर है एन ओड। एक ओड ऐसा सॉन्ग होता है जिसे दैट इज रिटन मीन्ट टू बी संग, है ना, जिसे गाया जा सकता है, गाने के लिए लिखा जाता है ओड को। और ये जनरली लॉन्ग पोएम होती है और इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो सीरियस होता है, पोएट इसमें सीरियस दिखाई देता है। एलिजी एक शोक गीत होता है। लिरिक एक पर्सनल इंटेंस इमोशंस शो करने वाली एक शॉर्ट पोएम होती है, ठीक है, जिसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर के साथ गाया जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ऐसी कोई पोएम जिसमें एक जो स्पीकर है वो किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कोई बात बोल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो दूसरा स्पीकर होता है वो साइलेंट लिसनर की तरह रहता है, वो बोलता नहीं है ना। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ये भी एक लॉन्ग पोएम ही होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिएवल फॉर्म? अ शॉर्ट कॉमिक और सटायरिक टेल in verse dealing realistically with middle class or lower class characters and dealing in the rivaled and the obscene। देखिए क्या है, एक शॉर्ट होगी पोएम जो कॉमिक और सटायरिक टोन में होगी, है ना। टेल है, स्टोरी है, लेकिन वो होगी पोएम की फॉर्म में। वर्स डीलिंग रियलिस्टिकली, जिसमें रियल बातें भी होंगी, और मिडिल क्लास या लोअर क्लास के कैरेक्टर्स से संबंधित होगी। तो इसके लिए आपके पास क्या सही आंसर है? दैट इज फैबुला। फैबुला इसका सही आंसर है। देखते हैं फैबुला और फैबल में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको समझना होगा। फैबुला देखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फैबल एंड अ फैबुला इज दैट अ फैबल इज अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज अ मोरल और लेसन। फैबल एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है, ध्यान रखेंगे, शॉर्ट स्टोरी होती है दैट टीचेज अ मोरल, जिसमें कोई मोरल या लेसन सीखने को मिलता है। वाइल अ फैबुला इज अ ह्यूमरस कॉमिकल नैरेटिव दैट मेक्स फन ऑफ एवरीडे लाइफ, है ना। फैबुला एक क्या होता है जो ह्यूमरस होता है, कॉमिकल नैरेटिव होता है, कॉमिक इसमें कॉमेडी टाइप की भी होगी, और मजाक जो है आपके एवरीडे लाइफ के होते हैं, ठीक है। तो फैबुला और फैबल में अंतर है। फैबल का काम है कोई सीख देना, है ना, कोई मोरल लेसन देना। लैंग्वेज विच सीम्स स्मूथ, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल टू द ईयर। ऐसी लैंग्वेज जो स्मूथ लगती है, प्लीजेंट लगती है कानों के लिए, म्यूजिकल लगती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे यूफोनी। सही आंसर उसका क्या है? यूफोनी। और इसका अपोजिट होता है कैकोफोनी। ऐसी कोई लैंग्वेज, ऐसी कोई ध्वनि जो कि हार्श है बहुत, है ना, कानों को सुनने में बहुत ही अनप्लीजेंट लगती है, तो उसके लिए बोलते हैं कैकोफोनी, है ना। मेलोडी का मतलब होता है संगीत के सेंस में, जिसमें उतार चढ़ाव होता है स्वर में, ध्वनि का, मेलोडी, ठीक है। हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव, हार्मनी का मतलब है सद्भाव। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सोनेट इज अ पोएम ऑफ। जो स्टैंडर्ड सोनेट है वो 14 लाइन्स की पोएम होती है। स्टैंडर्ड सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। लिरिकल पोएट्री रिफर्स टू, लिरिकल पोएट्री किसे बोलते हैं हम लोग? लाइटेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ नैरेटिव पोएट्री, शॉर्ट पोएम written in rapid and irregular meter fit to be sung or recited। पोएम
डीलिंग विथ वन ग्रेट कॉम्प्लेक्स एक्शन इन अ लॉफ्टी स्टाइल एंड अ फुलनेस ऑफ डिटेल, ओनली डिस्क्रिप्टिव पोइट्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। लिरिकल पोइट्री हम उस पोइट्री को कहते हैं जिसमें शॉर्ट पोएम्स हों। शॉर्ट पोएम्स होती हैं रिटेन इन रैपिड और इरेगुलर मीटर। इरेगुलर मीटर नहीं होगा तो ध्वनि में उतार चढ़ाव कैसे होगा, उससे अच्छा संगीत उसमें कैसे बन पाएगा। इरेगुलर मीटर होगा, फिट टू बी संग, और गाने के लिए फिट होती हैं यानी उपयुक्त होती हैं। इन्हें आराम से गाया जा सकता है और रिसाइट किया जा सकता है, उच्चारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिरिकल पोइट्री में ये क्वालिटीज होती हैं। बैलेड क्या है? बैलेड अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल। बैलेड में एक कहानी, एक कोई टेल बताई जाती है और ये शॉर्ट पोएम होती है। ठीक है, अ पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ, इसे तो एलिजी बोलते हैं हम लोग। अ पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ इज कॉल्ड एलिजी। ऑप्शन ए सही है। प्रेयर सॉन्ग हम लोग कहते हैं, हिम बोल देते हैं इसे, है ना। मैरिज सॉन्ग के लिए भी आप लोग बताएंगे मैरिज सॉन्ग किसे बोलते हैं। अ लिरिक इज, लिरिक क्या है? अ लॉन्ग पोएम रिटन इन अ फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, नहीं। अ पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड। अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स। सबसे बड़ी विशेषता है लिरिक की, एक तो ये छोटी पोएम होगी, शॉर्ट पोएम होगी, और कभी कोई सिंगल इमोशन को, सिंगल फीलिंग को इसमें जो कि उसकी पर्सनल होगी उसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो लिरिक समझ गए आप, एक शॉर्ट पोएम होती है और इसमें कोई जो पोएट है वो अपनी पर्सनल इंटेंस फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को ख़राब करना, कम करना, उसकी वैल्यू कम कर देना। मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टूवर्ड्स इट द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड इस्कॉन इज कॉल्ड। जैसे कोई अच्छा सॉन्ग होता है और उस पर आप लोग देखते हैं किसी को गाते हुए उसके उस सॉन्ग की ही तर्ज पर और उल्टी सीधी बातें मिला करके उसे गाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग पैरोडी। ठीक है। एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट का मतलब मज़ा लेने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए उसे अपनी भाषा में अपने ही शब्द उसमें मिला दे करके जो गाते हैं, समझ लीजिए उसे बोलते हैं हम लोग पैरोडी। पैरोडी इसका सही आंसर है। एन आइम्बिक पेंटामीटर लाइन, आइम्बिक पेंटामीटर लाइन में क्या होता है? 5 फीट होते हैं या 9 फीट होते हैं, 7 फीट होते हैं या 6 फीट होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पीजीटी का क्वेश्चन है, फिर भी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी 2000 में। तो 5 फीट होते हैं। आइम्बिक पेंटामीटर हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। आइम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं और सिलेबल पूछे तो 10 सिलेबल होते हैं, क्योंकि 1 फीट में 2 सिलेबल होते हैं। 5 फीट और 10 सिलेबल। अ लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर, कोई ऐसी पोएम जो काफ़ी लॉन्ग है और किसी लीडर की बात कर रही है, लीडर ऑफ होल कम्युनिटी, जो पूरी कम्युनिटी का लीडर रहा हो या पूरी कम्युनिटी का हीरो हो। रिटन इन अ नैरेटिव फॉर्म, और नैरेटिव फॉर्म का मतलब है ऐसा लगता है स्टोरी बढ़ती ही चली जा रही है, पोएम में आगे आगे स्टोरी का डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड, इसे कहते हैं एन एपिक। एपिक एक लॉन्ग पोएम होती है जिसमें कोई नेशनल लेवल का हीरो होता है ना, पूरी कम्युनिटी का लीडर होता है जिसके बारे में लिखा होता है, और नैरेटिव फॉर्म होती है, इसकी लॉफ्टी स्टाइल होती है, इसे कहते हैं एपिक। ड्रामा आप जानते हैं, ड्रामा कोई भी एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं प्ले होता है जिसे स्टेज पर ड्रामेटाइज किया जाता है। शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी फिक्शन का प्रकार है जिसमें एक छोटी कहानी लिखी जाती है, शॉर्ट स्टोरी होती है। लिरिक कोई ऐसी पोएम जो कि एक शॉर्ट पोएम होती है और पोएट इसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स और पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और एक समय में एक ही इमोशन को एक्सप्रेस करे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है लिरिक में। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हु डिफाइंड ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ट्रेजेडी के बारे में ये डेफिनेशन किसने दी है? तो अरिस्टोटल की ये डेफिनेशन है। अरिस्टोटल के वर्क पोएटिक्स में ये डेफिनेशन मिलती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। पोएटिक लाइसेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? पोएट्स के पास कुछ लाइसेंस होते हैं, क्या होते हैं वो आपको बताना है। पोएट्री रिटन टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्सिफिकेशन, ऐसी पोएट्री जो रूल और रेगुलेशन बनाने के लिए लिखी गई है, वर्सिफिकेशन में नहीं है, ऑप्शन गलत है।
और रॉयल परमिशन टू राइट पोइट्री, रॉयल परमिशन लेनी जरूरी हो वो भी नहीं है। लिबर्टीज विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री, ये ऑप्शन सही लग रहा है, लिबर्टीज विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री, यानी जब पोएट लिखता है कोई भी पोएम तो उसे जैसे शब्द वर्ड मीनिंग हम लोग याद कर रखे होते हैं, सीधे सीधे वो वर्ड मीनिंग कई बार वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपनी रिदम का भी ध्यान रखना है, उसे अपने मीटर का भी ध्यान रखना है, पेंटामीटर ही यूज करना है ना। तो ऐसे में पोएट्स के पास एक लिबर्टी होती है, एक स्वतंत्रता होती है कि वो किसी शब्द को चाहे जिस तरीके से यूज कर सकता है जिससे कि उसका मीटर अच्छा बन जाए, जिस मीटर में वो फॉलो कर रखा है। जैसे सेंटेंस में हम लोग सीधे लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड इस स्ट्रक्चर में लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर कवि के लिए इतना, पोएट के लिए इतनी छूट होती है, तभी हम लोगों को देखने को मिलता है इन्वर्जन जैसी चीज़ें। इन्वर्जन जैसे एक क्रम में जो बात आनी चाहिए वो जो शब्द यहाँ पे आना चाहिए यहाँ पे ना लिख के उसने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे रखने से उसका मीटर सही हो गया, पोएम की रिदम सही हो गई, लाइन जो चाहती थी वो उसे मिल गया, है ना। तो ऑप्शन सी, इसे कहते हैं पोइटिक लाइसेंस। इतनी छूट पोएट्स के लिए होती है ना। इंडियन जो कवि हैं उनकी भी जब आप दोहे वगैरह पढ़ते हो तो देखते हो कि किसी शब्द को हम कुछ और बोलते हैं लेकिन उन्होंने कुछ अलग लिख रखा है, फिर भी हम उसका मीनिंग वही समझते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसे कहते हैं पोइटिक लाइसेंस। नेक्स्ट है द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड। वेकिंग माइंड का मतलब होता है चेतन मन, जागते हुए दिमाग बहुत एक्टिव है, उस समय जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जो अवेयरनेस आ रही है, जो भी विचार चल रहे हैं वो अनब्रोकन है। अनब्रोकन का मतलब वो विचार चल ही रहे हैं, बराबर उन पे प्रोसेस हो ही रही है, प्रोसेसिंग चल रही है दिमाग में, उसे बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस ये टर्म किसने दिया है? तो विलियम जेम्स ने दिया है। विलियम जेम्स ने दिया है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। विलियम जेम्स की एक बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी बुक है? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही शानदार बुक है जिसने साइकोलॉजी के क्षेत्र में तो क्रांति लाई ही, साथ साथ लिटरेचर में भी अपना प्रभाव बना दिया, है ना। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसका आंसर है। द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। डिस्टोपिया का मीनिंग क्या है? डिस्टोपिया आपने सुना होगा, यूटोपिया एक शब्द। यूटोपिया और डिस्टोपिया दोनों ही अपोजिट हैं। यूटोपिया का मतलब होता है प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, कोई ऐसी काल्पनिक दुनिया जहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ आपके अनुरूप है, सब किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है, सब सुखी हैं, ऐसे प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड को बोलते हैं यूटोपिया। लेकिन हमें बताना है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया होता है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, है ना, ये रियल नहीं होता है, अनप्लीजेंट होता है, इमेजिनरी होता है, तो ये बात ध्यान रखना है डिस्टोपिया। और यूटोपिया होता है प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, दोनों ही इमेजिनरी वर्ल्ड होते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के पितामह कौन हैं? किसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म दिया है? ऑप्शन सही है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म दिया है, अपना एक ऐसे दिया है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवेल? प्रोलेटेरियन नॉवेल का थीम क्या होता है? प्रोलेटेरियन नॉवेल का थीम अरिस्टोक्रेटिक क्लास के बारे में लिखा जाता है, या मिडिल क्लास के बारे में लिखा जाता है, या वॉरियर्स के बारे में लिखा जाता है। प्रोलेटेरियन नॉवेल्स के में लिखा जाता है वर्किंग क्लास के बारे में, कामगार लोगों के बारे में लिखा जाता है, और जो वर्कर्स होते हैं वही खास तौर पे लिखते हैं। वर्कर्स लिखते हैं अदर वर्कर्स के लिए, और उसमें किसी नियम के खिलाफ चीज़ें हो सकती हैं, किसी सिद्धांत को लेकर हो सकती हैं। जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है या जो बड़े लोग हैं उनको लेकर के जो है कुछ नियम कानून और उनके प्रति स्ट्रगल करने वाली चीज़ें लिखी होती हैं ना। जैसे वर्किंग क्लास लिखे तो अपने हक और अधिकारों की बात लिखे, उनके साथ क्या गलत हो रहा है वैसी चीज़ें लिखे, तो ये विषय होते हैं प्रोलेटेरियन नॉवेल्स के। नेक्स्ट है अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। ऐसा कोई कैरेक्टर जो लगभग जैसा शुरुआत में था, स्टार्टिंग में था किसी प्ले में, किसी ड्रामा में, किसी नॉवेल में, और लास्ट तक वैसा ही रहा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, बदलाव नहीं आए, तो ऐसे कैरेक्टर को फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं।
ठीक है। फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर, दो कैरेक्टर आपको बहुत ज़रूरी है जानना। फ्लैट कैरेक्टर जो भी होते हैं ज़्यादातर ये माइनर कैरेक्टर होते हैं। माइनर कैरेक्टर का मतलब है ये मेन कैरेक्टर नहीं होते हैं। मेन कैरेक्टर राउंड कैरेक्टर ही मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। मेन कैरेक्टर जो होगा, जो आपका हीरो होगा, वो राउंड कैरेक्टर में आएगा अधिकतम, और फ्लैट कैरेक्टर जो होते हैं माइनर कैरेक्टर आते हैं, जो कि हीरो नहीं होंगे जहाँ तक है। नेक्स्ट है व्हाट अ क्लोसेट ड्रामा। व्हाट इज अ क्लोसेट ड्रामा? क्लोसेट ड्रामा एक ऐसा ड्रामा दैट इज रिटन टू बी रेड, जो केवल पढ़ने के लिए लिखा जाता है ड्रामा, उसे क्लोसेट ड्रामा कहते हैं। ड्रामा टू बी रेड, ठीक है। ऐसा ड्रामा जो केवल पढ़ने के लिए होता है, इसे एक्ट नहीं कर सकते, इसे परफॉर्म नहीं कर सकते स्टेज पर। मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट बहुत ही इसका शानदार उदाहरण है। सैमसन एगोनिस्ट जॉन मिल्टन ने जो लिखा वो एक क्लोसेट ड्रामा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द टर्जारिमा। टर्जारिमा इज अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। 3 लाइन्स का स्टेंजा होता है। कोई भी पोएम अगर आप टर्जारिमा में लिख रहे हो तो 3 लाइन के आपको स्टेंजाज लिखने होंगे, ठीक है। और इनकी जो राइमिंग स्कीम हो सकती है ए बी सी बी, इस तरीके से ए बी ए, पहला और तीसरा सेम होगा, ठीक है। तो टर्जारिमा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है? द एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। जो एपिक है यूजुअली 12 बुक्स में डिवाइड होता है। जॉन मिल्टन ने अपना जो एपिक लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, शुरुआत में उसमें 10 बुक्स रखी थी, तो बाद में मिल्टन को लगा कि ये एपिक जो कन्वेंशन है, एपिक जो कल्चर है, उसके अनुरूप नहीं है, तो मिल्टन ने अपनी 10 बुक्स से 12 बुक्स में कर दिया था उस एपिक को, ठीक है। तो एपिक जो है वो 12 बुक्स में होना चाहिए। द स्पेंसरियन स्टेंजा हैज़ 4 लाइन्स, 8 लाइन्स, 6 लाइन्स या 9 लाइन्स। 4 लाइन्स वाले को हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्रेन। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्रेन बोलते हैं। 8 लाइन को आप ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है। 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं, और 9 लाइन स्टेंजा जो है आपका, ये स्पेंसरियन स्टेंजा होता है। इसमें 8 लाइन्स होती हैं एम्बिक पेंटामीटर में, और एक लाइन जो होती है वो एम्बिक हेक्सामीटर में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से 9 लाइन्स होती हैं स्पेंसरियन स्टेंजा में। ब्लैंक वर्स क्या होती है? राइम्ड एम्बिक पेंटामीटर या अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, इस दो में से ही कोई आंसर है। ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स में मीटर तो फॉलो किया जाएगा, एम्बिक पेंटामीटर में होगा, यानी 5 फीट होंगे एम्बिक, ठीक है, लेकिन राइम होना जरूरी नहीं है, अनराइम्ड होते हैं। ब्लैंक वर्स अनराइम्ड होता है, ठीक है। तो अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर होता है ब्लैंक वर्स। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें अपने साथियों के साथ। एन एम्बस कंसिस्ट ऑफ, एम्बस में क्या होता है? एम्बस में 2 फीट होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो अनअसेंटेड होता है, अनअसेंटेड फॉलोड बाय एन असेंटेड, ठीक है। 1 अनअसेंटेड और फॉलोड बाय एन, सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले अनअसेंटेड होगा, अनअसेंटेड को अनस्ट्रेस्ड भी बोलते हैं, और उसके बाद में जो आता है वो असेंटेड होता है, उसे स्ट्रेस्ड भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द, एलेक्जेंड्राइन कौन सी होती है? स्पेंसरियन स्टेंजा में 8 लाइन्स जो होती हैं वो एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, और जो एक लाइन होती है लास्ट वाली जो एम्बिक हेक्सामीटर में होती है, इसे हम लोग एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। इसमें 12 सिलेबल होते हैं, ठीक है। ओटावा रिमा आप जानते हैं 8 लाइन होती हैं ओटावा रिमा में। राइम रॉयल चौसर ने दी थी, इसमें 7 लाइन्स होती हैं। ध्यान रखेंगे हर किसी मीटर में कितनी लाइन्स होती हैं। राइम रॉयल में 7 लाइन होती हैं। टर्जा रिमा में 3 लाइन्स होती हैं, 3 लाइन्स का होता है ये, ठीक है। ओटावा रिमा में 8 लाइन्स होती हैं, स्पेंसर स्टेंजा में 9 लाइन्स होती हैं, और 9 लाइन्स में से 8 एम्बिक पेंटामीटर में और 1 एम्बिक हेक्सामीटर में होती है। बहुत ईजी है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नॉन एज,
साइंटिफिक स्टडी जो होती है किसी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी साइंटिफिक स्टडी उसके पास्ट को लेकर के की जाती है, सिस्टमेटिक स्टडी की जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे फिलोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फिलोलॉजी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है, बिब्लियोग्राफी होती है जब कोई भी राइटर अपनी बुक लिखता है, उस बुक में उसने अन्य कितनी बुक्स का सहारा लिया है, अन्य कितनी बुक्स को पढ़ा है, कितनी बुक्स का कंट्रीब्यूशन रहा है उस बुक को लिखने में, तो उनके बारे में एक सूची देता है अपनी बुक के लास्ट में। तो वो क्या होती है, उसे संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं और इंग्लिश में उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शब्द विज्ञान, शब्द का जो अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। पैलिएंटोलॉजी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, जिसमें फॉसिल्स का अध्ययन, स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ फॉसिल्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग कराएंगे, 100-200 बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड आपको कराएंगे यहाँ पर। द वर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट, सोनेट का वर्थ प्लेस कहाँ है? सोनेट का वर्थ प्लेस कभी भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, इटली में। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इसे समझना होगा, और पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। पीजीटी, आप लोग पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी के राइटर्स भी हम कंप्लीट कराएंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट इज, वो है इटली। सोनेट की बर्थ प्लेस क्या है? इटली है। इटली के ही जैकोमो डा लेंटिनी जो थे, इन्होंने सबसे पहले सोनेट लिखी थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर, सटायर का जो मुख्य ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो क्या है? टू मॉर्न, विलाप करना, प्रेज, प्रशंसा करना, अराउज, पिटी, दया दिखाना, टू रिडिकल, फॉली और वाइस। किसी भी वाइस का मतलब अवगुण, किसी कमी, किसी गलती, या फॉली का मतलब है किसी गलती को रिडिक्यूल करना, उसे रिडिक्यूल करना, उसे रोस्ट करना। ठीक है, वो होता है सटायर का ऑब्जेक्ट, सटायर का उद्देश्य यही होता है। ठीक है, सटायर का उद्देश्य होता है टू रिडिक्यूल, फॉली और वाइस, और वो इस उद्देश्य से किया जाता है, रिडिक्यूल उसे इस उद्देश्य से किया जाता है कि इसमें सुधार हो। ठीक है, अगली बार कोई कुछ लिखे तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखे, इस पर्पस से सटायर की जाती है। ऑप्शन डी। अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नॉन एज, कोई फॉल्स आइडिया या इमेज जो है इसे बोलते हैं हम लोग भ्रम। ठीक है, और भ्रम को बोलेंगे हम लोग इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन इसका सही आंसर है। फॉल्स आइडिया और इमेज इज कॉल्ड इल्यूजन, और अल्यूजन का मतलब होता है कोई इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस के सेंस में अल्यूजन यूज होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, ब्लंटनेस का मतलब सीधे सीधे कोई बात कह देने से किसी को बुरा लग सकता है, इसलिए हम कुछ सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड यूज करते हैं, कुछ सॉफ्टर साउंडिंग, थोड़ा सा उसे मधुर बना के बोलते हैं, तो इस डिवाइस को यूफेमिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म कहते हैं। यूफेमिज्म सही आंसर है। और जो यहाँ पे यूफिज्म दिया है, यूफिज्म का मतलब होता है थोड़ा और आर्टिकुलेट तरीके से, जब कुछ हम लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अलंकारों की बारिश करते हैं ना, बहुत ज़्यादा अलंकार यूज करें, बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेटिव ढंग से लिखें तो उसे यूफिज्म कहेंगे। लेकिन किसी बात को कहें तो हम थोड़ा सा सॉफ्ट मधुर तरीके से कहें जिससे कि सामने वाले को बुरा ना लगे, उसे कहते हैं यूफेमिज्म। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। द 7 लाइन स्टेंजा, इसके बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में बात हो चुकी है। 7 लाइन स्टेंजा यूज्ड बाय मेडिएवल पोएट्स, मेडिएवल पोएट्स कौन थे? चौसर ही तो थे। तो 7 लाइन स्टेंजा को राइम रॉयल कहते हैं। राइम रॉयल जो है आपके जो मेडिएवल पोएट चौसर, जो फादर ऑफ इंग्लिश भी बोले जाते हैं, चौसर के द्वारा इन्वेंट किया गया था राइम रॉयल। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का वर्क रेप ऑफ लुक्रीस, ठीक है, रेप ऑफ लुक्रीस जो है वो आपका इसी में लिखा गया है। रेप ऑफ लुक्रीस राइम रॉयल में 7 लाइन स्टेंजाज में ही लिखा गया। एलिजीज एंड सोनेट्स आर 2 टाइप्स ऑफ, क्या है? एलिजीज और सोनेट्स, एलिजीज एंड सोनेट्स आर 2 टाइप्स ऑफ पोएम्स। ये तो पोएम्स ही है ना। एलिजी शोक गीत होता है, एक लेमेंटेशन होता है, एक पोएम होती है जिसमें कोई भी पोएट लेमेंट करता है अपने किसी नियर या डियर की डेथ पर। सोनेट क्या है? 14 लाइन्स पोएम है।
ठीक है, 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट में भी हो सकती है, या फिर एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट में हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों पोएम्स हैं। इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड। किसी भी फिक्शनल वर्क में, किसी भी फिक्शन में, किसी भी नॉवेल में जो ऑथर का ओवरऑल मेन आइडिया होता है, मेन मैसेज क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है उस वर्क में, कहना क्या चाहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्लॉट कहते हैं, या सेटिंग कहते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, या फिर थीम। उसे बोलते हैं थीम। कहते हैं इस प्ले का थीम क्या है, बताइए हमें, थोड़ा समझाइए। इसका मतलब इसका मेन मोटिव क्या है, मेन मैसेज क्या है, मेन आइडिया क्या है इसमें, तो उसे बोलते हैं थीम। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है क्लैश बिटवीन 2 पार्टीज, है ना, कोई भी जो आपका डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं 2 पार्टीज के बीच में, तो कॉन्फ्लिक्ट है। या कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? स्टेट ऑफ माइंड वेयर वी आर अनेबल टू डिसाइड, है ना, वेयर वी आर अनेबल टू डिसाइड दिस शुड बी डन और दैट शुड बी डन। हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, हमें यहाँ जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए, हमें टीजीटी की तैयारी करना चाहिए या रेलवे टीचर की तैयारी करना चाहिए, या पीआरटी की तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस स्थिति को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, मेंटल स्टेट होती है। प्लॉट का मतलब होता है जो इवेंट्स हैं किसी भी स्टोरी में, किसी भी नॉवेल में, उनकी सीरीज को प्लॉट कहते हैं। ठीक है, इवेंट्स हैं तमाम, उन्हें बांध दिया जाता है एक प्लॉट में। सेटिंग का मतलब उस प्ले की, उस नॉवेल की सेटिंग कहाँ है, वो किस जगह से संबंधित है, ठीक है, किस सर्कमस्टांसेस से, किस प्लेस से, किस समय पर, तो वो उसे बोलते हैं सेटिंग। ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन डी, थीम। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके डिस्कस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी दैट एंड्स विद अ हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स। कोई भी ऐसी स्टोरी जिसका हैप्पी रेजोल्यूशन होता है, यानी हैप्पी एंडिंग होती है, वो होती है कॉमेडी। हैप्पी एंडिंग होती है कॉमेडी की, और जो आपकी ट्रेजेडी है इसकी अनहैप्पी एंडिंग होती है ना, इसमें पूरा डिजास्टर्स आ जाता है, सारे कैरेक्टर्स ऐसा लगता है डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो कॉमेडी इसका सही आंसर है। अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स, ऐसी कोई पोएम जो 4 लाइन्स की हो, और 4 लाइन्स ऑफ अ पोएम दैट कैन बी कंसीडर्ड, या किसी पोएम की 4 लाइन, उन्हें हम क्या कहेंगे? वो होती है क्वाट्रेन। क्वाट्रेन बोलते हैं उसे, ठीक है, क्वाट्रेन। 4 लाइन्स की 3 क्वाट्रेन्स होती हैं शेक्सपियरियन सोनेट में, बस भाई। कपलेट 2 लाइन्स होती हैं, कपलेट बोलते हैं उसे। हाइकू 3 लाइन का स्टेंजा होता है, 3 लाइन्स होती हैं इसमें। हाइकू में एक जापानी फॉर्म है हाइकू, ठीक है, जिसमें पहली, जैसे हाइकू में 3 लाइन्स होती हैं इस तरीके से, पहली और जो तीसरी है इसमें 5 सिलेबल होंगे, और जो सेकंड वाली है इसमें 7 सिलेबल होते हैं। बस हाइकू इतना सा है। लिरिक का मतलब शॉर्ट पोएम जो कि कोई पर्सनल इमोशन शो करते हैं पोएट के। फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल ऑफ। किसी से अगर आप कहते हैं फादर ऑफ आवर कंट्री या द ग्रेट इमेंसिपेटर कहें, है ना, तो ये टर्म यूज हुए हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम लोग? ये एनालॉजी हैं या एलेगरी हैं? एलेगरी का मतलब कोई ऐसा वर्क जिसका कोई दूसरा मीनिंग भी हो, है ना। एलेगरी का मतलब एक तो मीनिंग हमें दिखाई दे रहा है प्रॉपर, लेकिन उसका मैसेज कहीं दूसरी जगह भी जाता है, दूसरी बात भी वो वर्क बोल रहा है, उसे एलिगरी बोलते हैं। ऐसे लक्षण किसी दूसरे वर्क में दिखते हैं तो उसे एलिगोरिकल वर्क कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका आंसर है एपिथेट। एपिथेट सही आंसर हो जाएगा। एपिथेट का मतलब किसी के बारे में कहा गया कोई भी एडजेक्टिव जो उसकी विशेषता बता रहा हो, जो उसके बारे में कुछ बता रहा हो, उसके अच्छाई या बुराई को बताने वाली कोई फ्रेज हो, तो उसे एपिथेट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। हम लोगों ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन किए हैं। जो भी लोग अभी तक यहाँ तक रुके हुए हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें। और पीजीटी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर पीजीटी के भी राइटर्स को कराइए, तो मैं पीजीटी पर भी वर्क करूंगा। अदरवाइज हम लोग अभी जो आपके कुछ ग्रामर के टॉपिक्स लेंगे, इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।